अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दस्तक। तहरीक इंसाफ की हालिया पोजीशन और इसकी सियासत बज़ाहिर एक मुसलसल दबाव और बहरान का शिकार है। एक तरफ बानी पीटीआई गुज़श्ता 2 बरसों से जेल में है, जबकि दूसरी जानिब पार्टी की तंजीमी कुव्वत और सियासी हिकमत अमली में वाज़ेह कमज़ोरी नज़र आ रही है। ऐसा महसूस हो रहा है कि इस वक्त तहरीक इंसाफ अपने वजूद को बरकरार रखने और अपनी सियासत को आगे बढ़ाने के लिए शदीद मुश्किलात में घिरी हुई है। क़यादत की कमज़ोरी, तंजीमी इंतशार और कारकुनान की गिरफ्तारियों ने पार्टी को गैर मामूली बहरान में मुब्तला कर रखा है। और इसी तमाम तर सूरत हाल के पेश नज़र बानी पीटीआई ने जेल में बैठे एक और सियासी चाल चल दी है। बानी पीटीआई ने बड़ा पत्ता खेलते हुए इस बार कौमी असम्बली के लिए अपोजिशन लीडर अपनों में से नहीं बल्कि बाहर से नामजद किया है। बानी पीटीआई ने महमूद खान अचकज़ई को अपोजिशन लीडर मुंतखब कर दिया है। इस तैनाती की सलमान अकरम राजा ने भी तस्दीक कर दी है। अब बानी पीटीआई का महमूद खान अचकज़ई को अपोजिशन लीडर मुंतखब करने का फैसला एक गैर मुतवक्के मगर अहम सियासी पेशरफ्त के तौर पर सामने आया है। इस फैसले के कई पहलू हैं जिन पर गौर करना ज़रूरी है। बज़ाहिर ये इकदाम एक नई सियासी हिकमत अमली का हिस्सा दिखाई देता है, लेकिन हकीकत में इसके पसे पर्दा कई वजूहात हो सकती हैं। सबसे पहली और बड़ी वजह जिसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता वो ये हो सकती है कि बानी पीटीआई ने महमूद खान अचकज़ई को अपोजिशन लीडर बनाकर अपनी जमात के रहनुमाओं पर एक तरह से अदम एतमाद का इजहार किया है। ये अदम एतमाद किसी ज़ाती या गिरोही इख्तलाफ का नतीजा नहीं बल्कि पिछले 2 बरस के वाक़यात इसका पस मंज़र है। बानी पीटीआई मुसलसल जेल में है और पार्टी की मौजूदा क़यादत उनकी रिहाई के लिए खातिर खा जदोजहद करने में नाकाम रही है। ना बड़े पैमाने पर एहतजाज हुआ, ना कोई ऐसी सियासी या कानूनी हिकमत अमली सामने आई जो उनकी रिहाई में मौसर किरदार अदा कर सकती हो सकता है बानी पीटीआई ये समझ चुके हों कि उनके अपने रफ़का अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करने में नाकाम रहे हैं। ऐसे में उन्होंने जमात की बजाय किसी और रहनुमा पर एतमाद करना ज़्यादा मुनासिब समझा है। दूसरी अहम वजह यह भी हो सकती है कि बानी पीटीआई के सामने मौजूदा हालात में कोई और ऑप्शन नहीं बचा था। तहरीक इंसाफ के कारकुनान और रहनुमा मुसलसल गिरफ्तारियों और सज़ाओं की जद में हैं। अदालतों से रिलीफ ना मिलने और सबसे बढ़कर सियासी गुंजाइश कम होने के बायस पार्टी के अक्सर रहनुमा खुलकर सियासत करने या क़यादत संभालने से कतराते हैं। ऐसे में अगर अपोजिशन लीडर की जिम्मेदारी किसी तहरीक इंसाफ के रहनुमा को दी जाती तो उसके साथ भी गिरफ्तारी या किसी बड़े क्रैकडाउन का खदशा मौजूद रहता। यही वजह है कि बानी पीटीआई ने पार्टी से बाहर के रहनुमा को कौमी असम्बली के लिए अपोजिशन लीडर नामजद करके वक्ती तौर पर अपनी सियासी हिकमत अमली को महफूज बनाने की कोशिश की हो। तीसरी बड़ी वजह यह समझी जा सकती है कि बानी पीटीआई इस वक्त मज़ीद रिस्क नहीं लेना चाहते। उनकी अपनी जमात पहले ही तकसीम, दबाव और तंजीमी कमज़ोरी का शिकार है। ऐसे में अगर अपोजिशन लीडर का इंतखाब अपनी ही जमात में से किया जाता तो ना सिर्फ इस रहनुमा को ख़तरात लाहक हो सकते थे बल्कि ये पार्टी के अंदरूनी इख्तलाफात को भी मज़ीद बढ़ा देता। इसके बरक्स महमूद खान अचकज़ई को आगे लाने से बानी पीटीआई ने यह पैगाम दिया कि वो अपनी जमात के मुस्तकबिल को मज़ीद ख़तरे में नहीं डालना चाहते बल्कि एक वसी तर सियासी हिकमत अमली इख्तियार करके आगे बढ़ना चाहते हैं। चौथी अहम वजह यह हो सकती है कि तहरीक इंसाफ अपनी मौजूदा सूरत में अवामी सतह पर सियासी सरगर्मियाँ मुनज़्ज़म करने में नाकाम रही है। जलसे जुलूस जो किसी वक्त में तहरीक इंसाफ का हम सियासी हथियार तस्वुर होते थे, लेकिन अब ना तो कोई बड़ा एहतजाज देखने में आ रहा है और ना ही अवामी जलसे मुमकिन हो रहे हैं। मुमकिन है बानी पीटीआई ने इस सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए महसूस किया होगा कि अगर अकेले तहरीक इंसाफ पर इन्हिसार किया जाए तो सियासी बका मुमकिन नहीं रहेगी। इसलिए शायद वो अपोजिशन जमातों का एक वसी इत्तेहाद बनाने की ख्वाहिश रखते हो और ये ख्वाहिश दरअसल एक सियासी पैगाम भी है कि बानी पीटीआई अपनी रिहाई और सियासी बहाली के लिए सिर्फ अपनी जमात पर इन्हिसार नहीं करना चाहते बल्कि वसी तर इत्तेहाद के ज़रिए अपनी सियासी ताकत दोबारा कायम करने की ख्वाहिशमंद है। और शायद ये ख्वाहिश इसलिए भी ज़ोर पकड़ रही है क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई की हुकूमत सियासी खतरे से दो चार है। सूबे में हुकूमत तब्दीली और अदम एतमाद की गूंज सुनाई दे रही है और इस मुमकिन तब्दीली का सर इमरान मुर्तज़ा भी इंदिया दे रहे हैं। अब ये कैसी तब्दीली होगी इसका जवाब तो कामरान मुर्तज़ा ही दे सकते हैं। मुमकिन है वो खैबर पख्तूनख्वा में तब्दीली की बात कर रहे हो कि अगर इस पैराए में देखें तो मुमकिन है महमूद खान अचकज़ई को अपोजिशन लीडर नामजद करने की वजह यह भी हो कि वो सूबे में अपोजिशन जमातों को इस बात पर कायल कर सकें कि अली अमीन गंडापुर की हुकूमत गिराने में अपना किरदार अदा करने से गुरेज करें। अब महमूद खान अचकज़ई एक ऐसे रहनुमा है जो माजी में उसूली सियासत और जमहूरी जदोजहद का बयानिया रखते हैं। उन्हें अपोजिशन लीडर बनाने से शायद बानी पीटीआई ये उम्मीद रखते हो कि वो तहरीक इंसाफ और उनके लिए एक मजबूत सियासी सहारा बन सकते हैं। इसके साथ साथ वो अपोजिशन के मुख्तलिफ धड़ों के दरमियान फासले कम करके उन्हें मुत्तहिद करने में भी अपना किरदार अदा कर सकते हैं। बानी पीटीआई का यह फैसला मुस्तकबिल की सियासत के लिए कई नए सवालात खड़े करता है कि क्या ये एक वक्ती हिकमत अमली है या वाकई वो अपनी जमात के अलावा दूसरी अपोजिशन जमातों के साथ एक पायदार इत्तेहाद बनाने जा रहे हैं। क्या ये फैसला तहरीक इंसाफ के अंदर मज़ीद इख्तलाफात को जन्म देगा या ये जमात के लिए एक नया मौका पैदा करेगा। ये वो सवालात हैं जिनके जवाब वक्त के साथ सामने आएंगे। ताहम एक बात तो वाज़ेह है कि बानी पीटीआई ने इस फैसले के ज़रिए अपनी जमात को एक पैगाम दिया है कि सिर्फ नाम या नारे की सियासत से काम नहीं चलेगा बल्कि अमली जदोजहद, वसी तर इत्तेहाद और हिकमत अमली की ज़रूरत है।
अब अहम बात यह है कि पेशावर हाई कोर्ट ने आज कौमी असम्बली और सेनेट में अपोजिशन लीडर का तकर्रुर ना करने के हुक्म में इम्तना में तौसीह की है, लेकिन अगर इस मामले पर अदालती महाज से नाकामी होती है तो फिर जाहिर है तहरीक इंसाफ को कौमी असम्बली और सेनेट में किसी और को अपना अपोजिशन लीडर बनाना होगा। बहरहाल बानी पीटीआई का महमूद खान अचकज़ई को अपोजिशन लीडर मुंतखब करना इस बात की दलील है कि तहरीक इंसाफ के पास महदूद ऑप्शंस बचे हैं और सियासी सूरत हाल तहरीक इंसाफ के हक़ में नहीं है। लेकिन बैरिस्टर गौहर इस बात की नफ़ी करते हुए ये दावा कर रहे हैं कि तहरीक इंसाफ की बात बन रही है और बात बनेगी भी। अब ये बहुत ही मानी खेज़ बयान है बैरिस्टर गौहर के। इस बयान से बज़ाहिर ऐसा लगता है कि शायद तहरीक इंसाफ के बैकडोर राब्ते जारी हैं और इन राब्तों के नतीजे में तहरीक इंसाफ के हाथ कोई बड़ा ब्रेक थ्रू लग सकता है। लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ देखें तो तहरीक इंसाफ सियासी भंवर में फंसी हुई है, जिससे निकलने के लिए अब वो इदारों से उम्मीदें वाबस्ता कर रही है। और इसकी दलील ये है कि बानी पीटीआई ने महमूद खान अचकज़ई को कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर मुंतखब किया है। बहरहाल तहरीक इंसाफ के बैकडोर राब्ते हो रहे हैं या नहीं ये कहना, लेकिन बैरिस्टर अकील ये ज़रूर कह रहे हैं कि हुकूमत और पीटीआई में मुज़ाकरात जल्द मुतवक्के हैं, लेकिन बानी पीटीआई की रिहाई एजेंडे में शामिल नहीं है। दूसरी जानिब आज तहरीक इंसाफ की 9 बजे सियासी कमेटी का इजलास होने जा रहा है। पॉलिटिकल कमेटी बैठेगी जिसमें मौजूदा सियासी सूरत हाल पर बातचीत होगी। इजलास में जमीयत उलमा इस्लाम से मुलाकातों के बारे में भी तफसीली बहस होगी। सियासी कमेटी इजलास में पंजाब असम्बली के लिए अपोजिशन लीडर के नाम पर भी गौर होगा और इजलास में ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से अहम फैसले भी मुतवक्के हैं। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बारे में मुनीर नियाज़ी साहब का वो शेर बिल्कुल दुरुस्त बैठता है कि एक और दरिया का सामना था मुनीर मुझको, मैं एक दरिया के पार उतरा तो मैंने देखा। ज़ाहिर है जहाँ गिरफ्तारियाँ हैं, केसेस हैं, अदालती फ़ैसले हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से डिस्क्वालिफिकेशंस है, वहाँ पे को पैरेलल अल्टरनेटिव प्लान बनाना है और उसके साथ ही बाई इलेक्शंस के अंदर उतरना है। अगर उतरना है तो फिर स्ट्रैटेजी क्या होगी, उसके लिए कैंडिडेट्स कहाँ से आएंगे। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इतने बड़े पैमाने पर ज़ाहिर है जहाँ डिस्क्वालिफिकेशंस हो रही हैं पार्लियामान के अंदर प्रॉब्लम है, वहीं पार्लियामान से बाहर के महाज पर भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं और वहाँ पर ऑल्टरनेट क्या होगा, वहाँ पे मुतबादिल ऑप्शन क्या होगा, वो तलाशना भी पॉलिटिकल कमेटी बैठेगी, इसके ऊपर कंसेंसस किया जाएगा। बहरहाल इस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बात करेंगे। लेट्स टेक अ वेरी क्विक शॉर्ट ब्रेक हियर। ब्रेक के बाद वापस आते हैं, यहीं से कंटिन्यू करेंगे, हमारे साथ रहेगा। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा नदीम कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम नदीम कुरैशी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। हुजूर, सबसे पहले तो बड़ा सादा सा सवाल है, आज अपोजिशन लीडर नॉमिनेट किया महमूद खान अचकज़ई साहब को, क्या बानी पीटीआई का अपने लोगों पे, अपने रहनुमाओं पे अदम एतमाद समझा जाए? कतन कोई अदम एतमाद नहीं है इस बात पे। देखिए, जब हम जर्नली स्ट्रगल कर रहे हैं जमहूरियत की बहाली के लिए, इस मुल्क में ये जो फॉर्म 47 का हाइब्रिड निज़ाम अब मुस्तलद किए गए लोगों पे, कोई महमूद खान अचकज़ई हो, साहबजादा हामिद रजा हो, वो तमाम लोग जो हमारे साथ इतादी हैं, अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब हो, वो अब हम सब लोग एक कश्ती के सवार हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रूल ऑफ लॉ के लिए, पार्लियामान की बालादस्ती के लिए जो स्ट्रगल कर रही है, उसमें कहीं ये नहीं है कि हम सोलो फाइट करें। हमारे चेयरमैन कल तक अपने अहम इत्तेहादी चौधरी परवेज इलाही को पंजाब की वजारत आला देते हुए एक बहुत बड़ा फड्डा था, डेडलॉक था, प्रॉब्लम्स थे, या महमूद खान अचकज़ई को अपोजिशन लीडर नॉमिनेट कर दिया। वाह, क्या बात है नदीम कुरैशी साहब। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब कोई तहरीक को लीड करना होता है तो महमूद खान अचकज़ई को टास्क दिया जाता है, बावजूद इसके कि बानी पीटीआई जेल में बैठ के कहते हैं कि मैं खुद लीड करूंगा। तो क्या वजह है कि कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास अपने कॉम्पिटेंट लोग नहीं है, पोटेंशियल खत्म हो गया है, मास मोबिलाइजेशन नहीं कर सकते, लीड नहीं कर सकते, कि दूसरों का सहारा लेना पड़ रहा है? अगर पूरा निजाम एक शख्स के लिए घूमता है, सारे टीवी टॉक शो उसके ऊपर होते हैं, तमाम डिस्कशन का हिस्सा वो शख्स होता है, हुकूमत में रहते हुए हुक्मरान ताकत और इख्तियारात के बावजूद खौफजदा रहते हैं, तो ये कैसे मुमकिन है कि तहरीक इंसाफ किसी कमजोरी का शिकार? तो आप क्या चाहते हैं, मैं ब्रेक ले लूं सर? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं चाहता। मैं बिल्कुल ये चाहता हूँ आप प्रोग्राम जारी रखें, लेकिन मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि जिस शख्स के हवाले से आप फरमा रहे हैं कि जी वहाँ कमजोरियां आ रही हैं, वहाँ कोऑर्डिनेशन नहीं है, वहाँ फैसला साजी नहीं हो रही, तो आप प्रोग्राम जिस शख्स पर कर रहे हैं, तो यही उस शख्स की कामयाबी है कि जेल में कैद होने के बावजूद एक शख्स जो 2 साल से ज़मीर का कैदी है, आज भी पूरी हुकूमत तमाम ताकत और तवानाई के बावजूद उस शख्स के खौफ से, उसके हिसाब से और अवाम में उसकी पॉपुलरिटी से बाहर नहीं आ सकी। मैं आपको एक अर्ज कर दूं, महमूद खान अचकज़ई की स्ट्रगल डेमोक्रेसी के लिए बहुत ज्यादा है। अभी तो आप आगे देखेंगे जावेद हाशमी साहब का रोल भी होगा, इंशाल्लाह शाह महमूद को रिसाब आए रहेंगे, वो भी अपना पूरा रोल प्ले करेंगे। यानी पीटीआई ने तमाम तर यू टर्न लेने हैं सर। देखिए, आप इस यू टर्न कहते हैं, अगर हमने चोरों के साथ हाथ मिलाया होता,
पाकिस्तान को लूटने वाले किसी अली बाबा 40 चोर से नहीं, कल या किसी मौलवी अब नवाज मैं शरीफ से अब मुझे हमने सर हाथ मजबूर मिलाया ना तो फिर करें, आप न्यूट्रल के। आप मुझे मजबूर ना करें कि मैं महमूद खान अचकज़ई से मुताल्लिक कई हुए स्टेटमेंट्स खान साहब जो क्या फरमाते थे वो चलाऊं, या मैं जावेद हाशमी साहब से मुताल्लिक का हुआ चलाऊं, या किसी अच्छा, और मुताल्लिक। आप देखिए, आप जावेद हाशमी साहब से मुताबिक कोई स्टेटमेंट चलाएं, सबकी मैं आपको ऑफर कर रहा हूं, मजबूर कर रहा हूं आपकी मेहनत कर। जिस वक्त जावेद हाशमी साहब का ना एक बहादुर आदमी जावेद हाशमी का नारा उठता था, उसके बाद उसी जावेद हाशमी को वो कहते ना कि तेरे कूचे से हम निकले, तो बड़े बेआबरू होके कूचे से निकाला, तो वो आपको याद तो होगा सर, या आप भूल गए? आप इस वक्त जावेद हाशमी तहरीक इंसाफ का हिस्सा है सर। मेरी ख्वाहिश ये है कि आपकी मेमोरी को मैं थोड़ी हेल्प करूं, आपको हेल्प की जरूरत तो नहीं है, आपको माशाल्लाह खुद एक ब्रेन है, बट मैं आपकी मेमोरी के लिए गुजारिश कर दूं, हर वो शख्स जो इस मुल्क में इस निजाम का विक्टिम है, अगर हमारे साथ नवाज शरीफ साहब भी इस पॉइंट पे इकट्ठे होते हैं कि इस मुल्क में सही मानों में पार्लियामान की बालादस्ती होनी चाहिए, जमहूरियत की बालादस्ती होनी चाहिए, वोट को इज्जत देने का नारा नहीं प्रैक्टिकली उस पर अमल होना चाहिए, तो हमें उस पर भी कोई एतराज नहीं। अगरचे वो तमाम लोग जो आज इस सिस्टम के बेनिफिशियरी है, वो तो कभी भी नहीं चाहेंगे कि बात नारों से आगे बढ़े। तो यहाँ साहब मैं आपको गुजारिश कर दूं, हमने अब एक सोच है, या इस मुल्क में दो तरह की सोच है। एक सोच वो है जो स्टेटस को प्रोटेक्ट कर रही है, एक सोच वो है जो आम आदमी को अशराफिया के इस ताकतवर निजाम से निजात दिलाने के लिए स्ट्रगल कर रही है। महमूद अचकज़ई साहब के हवाले से जाहिर है हम पोलिटिकल लोग एक दूसरे के बारे में कोई राय रखते हैं, लेकिन हमने कभी किसी का पेट फाड़ कर ये मशवरे नहीं बात की थी कि पेट फाड़ कर हम पाकिस्तान का टूटा माल निकालेंगे। हमने कभी ये नहीं कहा था, जैसे जरदारी साहब की स्टेटमेंट है कि अगर अब की बार मैंने नवाज शरीफ को देखिए माफ कर दिया, नदीम तो मुझे खुदा भी माफ। नदीम कुरैशी साहब, आज पॉलिटिकल कमेटी का इजलास होने जा रहा है। सबसे पहले तो आपको ऑपोजिशन लीडर कोई नहीं मिला, तहरीक इंसाफ से आपने नॉमिनेट कर दिया। अब अगर बाई इलेक्शंस का मामला होगा तो कैंडिडेट्स कहां से मिलेंगे? बड़ा सादा सा सवाल है। एक हल्के में 50-50 कैंडिडेट्स हैं सर। जब 2002 में जनरल मुशर्रफ साहब ने इलेक्शन करवाए थे तो पीएमएलएन जिसकी 1997 में 2/3 अक्सरियत थी, उनको 3 सूबों में कैंडिडेट्स नहीं मिले थे और पूरे पाकिस्तान में उनके 17 एमएनएस बने थे। इससे भी कम कशीदा सूरत हाल थी उस पार्टी के लिए जो आज हमारे साथ है। इसके बावजूद हमारे 100 से ज्यादा एमएनएस है। 47 की तलवार चलने के बावजूद एक सूबे में हुकूमत है अल्हम्दुलिल्लाह, और पंजाब में भी 100+ में एमपीएस है। तमाम तर रियासती हुकूमती मशीनरी के इस्तेमाल के बावजूद यानी पहली बात तो ये कि बाई इलेक्शंस कंटेस्ट करेंगे और फिर आप ये कह रहे हैं कि आपके पास कैंडिडेट्स भी होंगे। ठीक, लास्टली सेनेटर कामरान मुर्जा साहब ये कह रहे हैं को बड़ी सियासी तब्दीली आ रही है अगले एक हफ्ते के अंदर। क्या वो फोर्स ही कर रहे हैं कि केपी के अंदर कोई कमान किसी और के हाथ में जा रही है, या वो क्या सियासी मुमकिन तौर पर क्या सियासी तब्दीली हो सकती है? ये आप दोबारा ये सवाल आपने मुझसे किया या सेनेटर कामरान जी, सेनेटर कामरान मुर्जा साहब को कोट करते हुए मैं आपसे पूछ रहा हूं कि वो ये कह रहे हैं कि आइंदा एक हफ्ते बड़ी सियासी तब्दीली आने जा रही है। जो सियासी तब्दीली है, क्या उनका इशारा केपी की तरफ है या कोई किसी और तब्दीली की बात कर रहे हो? देखिए, ये लाहौर या इस्लामाबाद में कुछ हो सकता है, केपी में तो आजकल आपके वजीर आला, आपके बेने वजीर आला एक बहुत बड़ी स्ट्रगल कर रहे हैं। वो जो वहां सैलाब ज़दगार हैं, जो वो लोग इतनी बड़ी तब्दीलियात दो चार हैं, अफवाहें जो गर्दिश कर रही हैं वो फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट के हवाले से कर रही है। आपको भी इल्म है, मेरे भी क्या मुमकिन तब्दीली हो सकती है सर? तब्दीली देखिए, मैं तो कोई नजूमी नहीं हूँ, लेकिन जाहिर है जिन लोगों को लाकर इस सिस्टम ने सपोर्ट किया, आज वो सिस्टम लोगों से बड़ा मायूस है। अगर आम आदमी की जिंदगी में बेहतरी नहीं आती तो फैसला आप क्या वजारत उज़्मा की तब्दीली की, वजीर आज़म की तब्दीली की बात करें? क्या आप क्या कहना चाह रहे हैं आप? सर मुझे कुछ नहीं अंदाजा। मैं तो फैसल बड़ा साहब को सुन रहा था, उन्होंने कहा जी तमाम मुनाफिक सियासतदान खबरदार हो जाए। अब इमरान खान साहब तो कम अज कम उनकी मुखातिब होने का हिस्सा नहीं है, तो जेल में शख्स बैठा है अपने मौके पे कल भी कहा था, उनके लिए कोई तब्दीली नहीं है, वो जेल से बाहर नहीं आ सकते, ये तब्दीली नहीं हो सकती। इसको आप कोई तब्दीली नहीं समझते? देखिए, जरूर आएंगे इंशाअल्लाह ताला, लाभ पॉइंट पे आएंगे, इज्जत के साथ आएंगे, सुरखरू होकर आएंगे। अल्लाह ताला ने हमें सब कुछ दिया है, अपनी कायनात का इख्तियार अल्लाह ने किसी को नहीं दिया। नदीम कुरैशी साहब, आई हैव टू टेक अ वेरी क्विक शॉर्ट ब्रेक हियर। नदीम कुरैशी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे। बारिशें ये एक खतरनाक स्पेल पूरे मुल्क के अंदर है, लेकिन ख़ासतौर पे केपी में जो कुछ हुआ है और फिर कराची में तो बारिश ने शहर कायद को डिबो के रख दिया। ज़रा कराची के हालात पर जानेंगे और कराची का रुख करेंगे इस ब्रेक के बाद हमारे साथ।
मुल्क में बारिशों का बेहंगम सिलसिला जारी है। बारिशों ने खैबर पख्तूनख्वा में भी भरपूर तबाही मचाई है और दूसरी जानिब रेस्क्यू टीमें मुतासरीन की मदद में मसरूफ़ है। पाक फौज और सिविल हुकूमत यकसुई के साथ इमदादी कामों में मसरूफ़ अमल है और आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और उनके साथ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब से मुतासर अजला का दौरा किया। वज़ीर आज़म ने बुनेर की आवाम से गुफ्तगू करते हुए इस नागहानी आफत पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि इस मुश्किल घड़ी में उनकी वज़ीर आला KP के अली अमीन गंडापुर के साथ मिलकर मुतासरीन को रिलीफ पहुँचाने के लिए काम करेगी। अब जहाँ खैबर पख्तूनख्वा ने बारिशों का तल्ख तजुर्बा किया है, तो वहीं कराची और सिंध के अवाम ने भी एक ऐसा ही तल्ख तजुर्बा किया है जब बारिश ने खुशी की बजाय इंसानी जानों के नुकसान की सूरत में गम दे दिया और कराची में मूसलाधार बारिशों ने ज़िंदगी का निज़ाम मफलूज करके रख दिया है। शाह फैसल कॉलोनी, गुलशन इकबाल, तारिक रोड, सिंधी मुस्लिम सोसाइटी और दीगर कई इलाके शदीद बारिश के बाद पानी में डूब गए। शहर के बड़े बड़े अंडरपासेस ट्रैफिक के लिए बंद हो गए, जिनमें शहीद मिल्लत रोड, तारिक रोड, ड्रैग रोड, नाजिमाबाद नंबर 1 और 2, लियाकताबाद नंबर 10, गरीबाबाद और सोहराब गोठ अंडरपास शामिल हैं। कोरंगी क्रॉसिंग, कुयूबाबाद भी पानी में डूबे। कई इलाकों में बिजली ताहाल बहाल नहीं हो सकी और शहरी रात भर सड़कों पर परेशान हाल दिखाई दिए। ताहम इस बारिश का सबसे अफसोसनाक पहलू इंसानी जानों का ज़िया है। मुख्तलिफ हादसात में कम अज़ कम 11 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। गुलिस्तान जौहर में दीवार गिरने से 4 अफराद ज़िंदगी की बाजी हार गए। डिफेंस खयाबान बुखारी में करंट लगने से एक शहरी जाँ बहक हुआ। शाह फैसल कॉलोनी में 2 नौजवान बारिश के बायस अपनी जान की बाजी हार गए। औरंगी टाउन में दीवार गिरने से एक मासूम बच्चा ज़िंदगी की दौड़ हार गया, जबकि दीगर हादसात में मज़ीद जानें ज़ाया हुई हैं। यादाद शुमार महज तादाद नहीं, बल्कि हर एक के पीछे एक ख़ानदान की बर्बादी, एक गमज़दा घर और एक अधूरा ख्वाब छुपा हुआ है। अब बारिश के बाद कुछ सड़कें क्लियर कर दी गई, लेकिन इसके बावजूद शहरियों की मुश्किलात कम नहीं हो सकी। बहुत से लोगों ने अपनी गाड़ियां सड़कों पर छोड़ दी, कुछ ने रात पानी में फंसकर गुजारी और इंटरनेट और बिजली की बंदिश ने सूरत हाल मज़ीद संगीन कर दी। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में सबसे ज़्यादा बारिश गुलशन हदीद में रिकॉर्ड की गई, जो 178 मिलीमीटर थी, जो इस बात की अक्कासी करती है कि बारिश का ये सिलसिला गैर मामूली शिद्दत लिए हुए था। बारिशों से पैदा होने वाली सूरत हाल की वजह से तनकीद हो रही है। फारूक सत्तार ने इस मामले पर इंतज़ामिया पर तनकीद किया। अब MQM इंतज़ामिया को हदफ़ तनकीद बना रही है, लेकिन जब हुकूमत से पूछते हैं तो वो कहते हैं कि MQM की अपनी गवर्नमेंट रही है अब, और ये रातों रात तो नहीं हुआ, असल में फोकस आउट रहा है, ये हुआ नहीं अपने दौर में, तो अब तनकीद कर रहे हैं। इस वक्त डॉक्टर अरशद वोरा MQM पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा, उन्होंने भी ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। डॉक्टर साहब ठीक है, अब फारूक भाई तनकीद कर रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ऊपर, इंतज़ामिया के ऊपर, ज़ाहिर मेयर उनका है इस वक्त, लेकिन अब ज़ाहिर ये उंगलियाँ तो MQM की तरफ भी उठती हैं कि MQM ने अपने दौर में क्या किया। ये प्रोग्रामों में मेरे ख्याल से हजारों दफा गिनवाया जा चुका है कि जब MQM के मेयर्स रहे तो क्या हुआ है। मैं छोटी सी बात बताऊंगा। जब MQM के मेयर रहते थे तब तो कराची को जो है 300 MGD पानी पहले मिला, फिर 300 MGD दूसरी दफा मिला। आज तक मतलब ये है कि उसके अलावा कराची को पानी का एक खतरा ही ऐड नहीं कर सके 17 सालों में। मतलब आपको अब उस पर अगर आपने जाना है कि MQM की परफॉर्मेंस पे जानना है तो MQM की परफॉर्मेंस की मैं लिस्ट बताना शुरू कर दूं। नहीं, ये कोई और नहीं कह रहा सर, बल्कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध गवर्नमेंट कह रही है ना सर। देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो सिंध गवर्नमेंट ये कह रही है, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध गवर्नमेंट 17 साल से हुकूमत में है। और ये जो आज बारिशों के बाद सबको कराची का ख्याल आ रहा है, ये जो सिंध गवर्नमेंट इतनी बड़ी बड़ी एडवर्टाइजमेंट्स दिखाती हैं, आपके सामने फंड्स की कमी नहीं है। अभी के इलेक्ट्रिक के बिलों में म्यूनिसिपल यूटिलिटी चार्ज टैक्स लगकर आ रहा है, जो कि अरबों रुपए जमा हो रहा होगा, उसका क्या हिसाब किताब है। नाले, अगर ये नाले की मद में जो आज से 10 साल पहले 50 करोड़ रुपए होते थे, आज मैं समझता हूँ कि उससे बहुत ज्यादा होंगे। तो ये नाले, अगर अब मैंने तो नहीं देखा नाले सफाई करते हुए, मेरा तो रोज के रास्ते हैं, रोज से गुजरते हुए जाता हूँ, मैंने कोई नाले सफाई होते हुए नहीं देखे। अगर नाले सफाई होते रहे, फ्लो चलता रहे नालों का, ठीक है, बारिश होती है, ज्यादा होती है, पानी कुछ वक्त के लिए जमा होता है, लेकिन फिर फौरन क्लियर भी हो जाता है। कराची के साथ तो ये है कि कराची में अगर बारिश गिरे तो लोग जो है, आपके शहर में छुट्टी कर दी जाती है कि लोग घरों से बाहर ना निकलें। आपके शहर में जो है वो बिजली जो है वो बंद कर दी जाती है कि लोगों को करंट ना लगे। तो आपका तो सिस्टम ही सारा बोसीदा हो चुका है। आपने जो
अभी आपने कहा कि ये नालों की कैपेसिटी इतनी नहीं है। अरे भाई कैपेसिटी इतनी नहीं है तो आप बढ़ा देते ना कैपेसिटी। आप 17 साल से तो बैठे हो, आपके पास ना तो फंड्स की कमी है, आपके पास नालों की सफाई के पैसे मिल रहे हैं। आप कहते हो 40 mm जो है वो कैपेसिटी है नालों की, ऐसा नहीं है। मैं खुद जब मैं एक्टिंग मेयर था उस वक्त जो है 100 mm से ऊपर बारिश हुई थी, उस वक्त तो पानी जो है चंद घंटों में क्लियर हो गया था। आज उससे डबल भी अगर हो गई है तो आपके पास तो बहुत टाइम मिला है आपको। आपने किया कि मसला सिर्फ एक नहीं, इसके साथ एलाइड इश्यूज बहुत सारे, लोग खुले मैन होल्स में गिर के जाने दे रहे हैं सर। मैं बताता हूं, प्लीज मेरी बात मुकम्मल होने दें। देखिए कराची शहर का ये हाल है कि कराची शहर जिसको कि 5 करोड़ की आबादी है, 175 सिग्नल्स हुआ करते थे, ट्रैफिक सिग्नल्स। आज उस शहर में 69 सिग्नल्स रह गए, सारे सिग्नल खत्म हो गए, टूट गए, उसके तरफ की सारी सड़कें टूटी हुई हैं और 175 सिग्नल में से 69 रह गए। बॉम्बे जैसे शहर में 500 ट्रैफिक सिग्नल्स हैं, ढाका जैसे शहर में 350 ट्रैफिक सिग्नल्स हैं। हमने ट्रैफिक सिग्नल्स टोटली खत्म कर दिए। कल सारे लोग गायब थे, सड़कों पर इक्का दुक्का कहीं नजर आ गए, नहीं आए तो ट्रैफिक पुलिस ही नहीं नजर आई। तो ये अभी जो दिखाते हैं इतनी बड़ी बड़ी एडवर्टाइजमेंट है कि हमने ये कर दिया, वो बसें दिखाते हैं गिनती की, ये भी इन्होंने 200 बसें खरीदी हैं पिछले 10 साल में। और उसके बाद जो है वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट फौरन दूसरे दिन आ जाती है कि कराची को 15,000 बसें चाहिए और 200 बसें गवर्नमेंट की हैं और 300 बसें जो है, और ये वो 200 बसों में से 50 बसें 100 बसें जो ये दिखा रहे होते हैं टीवी पर कि हमने ये तीर मार दिया सिंध गवर्नमेंट ने। बट डॉक्टर साहब आपको नहीं लगता है ये पुअर टाउन प्लानिंग भी है, और पुअर टाउन प्लानिंग की वजह से शहर कायद कंक्रीट का जंगल बना, और ये ओवरनाइट तो नहीं हुआ, जाहिर है ये स्लोली ग्रेजुअली हुआ। जो बड़ी बड़ी इमारत बन गई, ग्रीन लैंड को ब्राउन लैंड में कन्वर्ट कर दिया गया, वो आज हमें फेस करना पड़ रहा है। देखें आपकी बात, जो भी ग्रीनलैंड को ब्राउन लैंड में कन्वर्ट किया, कमर्शलाइजेशन की, उसके बाद उसके पैसे लेते हैं। एसबीसीए जो है वो डेवलपमेंट चार्जेस लेती है, उसको उसी हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर को कन्वर्ट करना चाहिए था, लेकिन वो डेवलपमेंट चार्जेस जो है वो रिश्वत की सूरत में एसबीसीए लेता है। वो पैसा जो है गवर्नमेंट के एक्सचेकर में जाता नहीं है। तो वो पैसा अगर प्रॉपर तरीके से लगा होता, देखिए कराची जो है मेट्रोपॉलिटन सिटी है, कराची की आबादी 5 करोड़ की आबादी है। कराची को आपने सड़कें नहीं दी, कराची को आपने पानी नहीं दिया, कराची को आपने बिजली नहीं दी। आज मतलब आप मुझे बता दें इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या हाल है। कराची से कचरा तो इनसे उठता नहीं है। कचरा उठाने के लिए इन्होंने जो है वो आपके पास गोंद पास और जो है जाम चाकरो 500 एकड़ की जगह है, उसको डेवलप करने के बजाय जो है और जो है इलाके बलोच कॉलोनी के पुल के पास वहां पॉइंट बना दिया, वहां कचरा फेंक रहे हैं ताकि वहां लैंड जो है लैंडफिल हो सके, वहां दोबारा फिर ये जमीनें बना के बेचें। समंदर आपने मट्टी भर भर के, समंदर जो है ये पीपल्स पार्टी का ही काम है, समंदर जो है वो दूर कर दिया, लैंडफिल करके वहां पे जो है हाई राइजेस बनाने के प्रोग्राम में चले गए। तो ये तो टोटल ही लूटने के लिए बैठे हुए हैं। They are not sincere with the कराची। आपको मैं सिंपल बात बता रहा हूँ। अच्छा, सारे इशू से आप एमक्यूएम पाकिस्तान को बरीउज़्ज़मा करार देते हैं? किसको? एमक्यूएम बरीउज़्ज़मा है सारे जो फस इस वक्त और कियोस बना हुआ है, एमक्यूएम आप समझते हैं बतौर शहरी सिंध की जमात बिल्कुल बरीउज़्ज़मा है? डेवलपमेंट के लिए एमक्यूएम ने कराची शहर की डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी से अपना हिस्सा, अपनी जिम्मेदारी जो थी, जब जिम्मेदारी मिली है रिस्पॉन्सिबिलिटी से उसको पूरा किया है। एमक्यूएम कराची को ओन करती है। एमक्यूएम के अलावा कराची को कभी भी कोई नहीं बनाएगा, न बना सकता है। एमक्यूएम के लोगों को कराची की गलियों का पता है, कराची के लोगों का पता है। एमक्यूएम ही कराची को डिलीवर कर सकती है। आप आज अगर पॉपुलेशन देखें, एमक्यूएम जब गवर्नमेंट में रही है एमक्यूएम ने डिलीवर किया है, ऐसा नहीं है कि एमक्यूएम ने डिलीवर नहीं किया। एमक्यूएम के दौर में ही मैं फिर आपको बताऊंगा कि उस वक्त मुस्तफा कमाल के दौर की बात कर लेना, जब कराची जो है दुनिया के 12 तेज रफ्तारी से तरक्की करने वाले शहरों में से एक शहर था। आज कराची दुनिया के 32 शहरों में जो है सबसे नीचे है। तो आप मतलब देयर इज नो कंपैरिजन। पीपल्स पार्टी हैज डन टू बी। आप डॉक्टर साहब लास्टली जब कोई ऐसा प्रॉब्लम बनता है तो जाहिर है हम फायर फाइटिंग मोड में चले जाते हैं, कुछ देर के लिए इस इशू पे बात होती है, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती है, मीडिया टॉक्स होती हैं, बातें, और उसके बाद फिर जाहिर है वही लंबी तानकीस हो जाते हैं। व्हाट इज द क्विक मतलब लॉन्ग टर्म प्लान क्या है इसका, फिक्स क्या है सर? देखिए लॉन्ग टर्म इसका प्लान जो है वो यही हो सकता है कि आप कराची की आबादी को सही गिन लो भाई, खुदा के वास्ते। कराची जो है, कराची मेरे घर के इश्यूज मुझे पता है, बाहर से रहने वालों को नहीं पता, जो अपने आप को गिनवाते भी नहीं है।
जो इस शहर में रहते हैं और इस शहर में अपनी गिनती भी नहीं करवाते, वो लोग कैसे इस शहर को ओन करेंगे? मुझे जरा ये तो बता दीजिए आप। तो कराची को कराची वालों के हवाले जिस दिन किया जाएगा, कराची एक्चुअली देखिए, मैं आपको बताऊं कि प्रॉब्लम ही सारा ये है कि कराची की पॉपुलेशन को आप जब पूरे सिंध का कंट्रीब्यूशन जीडीपी में 5% है, पाकिस्तान के जीडीपी में कंट्रीब्यूशन पूरे सिंध का, और कराची का 25% है, मुझे बता दीजिए क्या कंपैरिजन है? हाउ कैन यू कंपेयर द एंटायर सिंध? इसका मतलब कि सिंध की पॉपुलेशन 3.5 करोड़ है, तो कराची की 5 करोड़ से कम किसी भी तरह नहीं है। कराची को कराची के लोग ही सही कर सकते हैं। कराची को आपने देखें, अब ये बातें हमने एमकेएम वाहिद पार्टी है जिसने आर्टिकल 140A के लिए जो है तरमीम असेंबली में जमा करा के रखी हुई है। आज अगर जो है जिस मोहल्ले में प्रॉब्लम होती वो अपने मोहल्ले के यूसी के इंचार्ज को पूछते, उसको जाके उसके घर के बाहर खड़े हो जाते कि भाई तुमने हमारे ये ड्रेनेज सिस्टम क्यों नहीं ठीक किया। आज मुझे आप बता दें कराची से कचरा उठ रहा है क्या? आप मुझे बता दें कराची की कोई किसी एक सड़क का नाम ले दें जिसको शारा फैसल कहते हैं, उसका जाहिर है नहीं उठ रहा, प्रॉब्लम बना हुआ है, तो तभी तो हम इस इशू पे बात कर रहे हैं। वी आर फेस्ड विद दिस इंटेंसिटी ऑफ प्रॉब्लम सर। डॉक्टर अरशद वोरा एमकेएम पाकिस्तान के रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे। अभी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। 2 मजीद जजेस ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को खत लिखा है। मैंने सनम को खत लिखा, खत में लिखा, क्या लिखा, इस पर बात करेंगे इस ब्रेक। पाकिस्तान की आला अदलिया एक बार फिर ऐसे मामलात का सामना कर रही है जो अदालत के अंदरूनी इख्तलाफात की निशानदेही करते हैं, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर जजेस जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी के नाम एक नया खत तहरीर किया है, जिसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत कायम कमेटी के इजलास में जो मिनट्स है उनको पब्लिक करने का मुतालबा किया। दोनों जजेस की जानिब से खत में कहा गया है कि अगर अदालत बनाए गए तरीकाकार पर अमल नहीं करेगी तो शफाफियत और आईनी हमआहंगी कैसे कायम होगी। जजेस का अपने खत में कहना है कि 26वीं तरमीम एक बड़े आईनी तनाज़े का बाइस बनी और इस पर फैसला करना सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी थी। खत में मजीद कहा गया है कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023 के मुताबिक चीफ जस्टिस बड़े मुकदमात के बेंच अकेले तश्कील नहीं दे सकते, बल्कि इस मकसद के लिए एक 3 रुकनी कमेटी तश्कील दी गई थी, जिसका मकसद मुशावरत के जरिए इज्तिमाई दानिश को बरूए कार लाना था। जजेस के मुताबिक 31 अक्टूबर 2024 को कमेटी के इजलास में यह फैसला मुतफ़िका तौर पर किया गया कि इस आम आईनी तनाज़े को फुल कोर्ट के सामने मुकर्रर किया जाए ताकि फैसला इज्तिमाई और गैर जानिबदार हो। ताहम खत के मुताबिक चीफ जस्टिस ने इस फैसले पर अमल दरामद नहीं किया और इसकी बजाय अलग अलग जजेस से राय लेकर यह नतीजा निकाला कि फुल कोर्ट की ज़रूरत नहीं है। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर के मुताबिक ये तरीक़ाकार न सिर्फ कमेटी के फैसले के बरखिलाफ था बल्कि गैर शफाफ भी था। दोनों जजेस के मुताबिक जब एक कमेटी अक्सरियत या इत्तफ़ाक़ राय से फैसला कर ले तो चीफ जस्टिस के लिए लाजमी है कि वो इस फैसले पर अमल करें। बसूरत दीगर कमेटी की आईनी हैसियत कमज़ोर हो जाती है और इदारे के इज्तिमाई फैसले पर सवालिया निशान लगता है। जजेस ने अपने खत में इस पहलू पर भी जोर दिया कि अंदरूनी रिकॉर्ड को एकतरफा अंदाज में पेश नहीं किया जाना चाहिए, यानी खुद जजेस जो हैं वो कंसर्न शो कर रहे हैं कि हाउस इन ऑर्डर नहीं है। यकीनन बहुत सारी चीज़ें ऐसी इस पर पहले भी खतूत लिखे जा चुके हैं, लेकिन अब इसके ऊपर क्या जवाब आता है ये देखने की ज़रूरत है। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अपना रखिए ख्याल, अल्लाह हाफ़िज़।